दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन का भारतीय राष्ट्रवाद पर या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में आज के इस अध्याय में आप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों आधुनिक यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसके साथ ही राष्ट्र राज्य यानी स्टेट नेशन स्टेट का जन्म हुआ और इससे आपने ये समझा कि कौन कौन से तत्व हैं, उनकी पहचान किस बात से होती है और राष्ट्रवाद क्या है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रवाद जो है एक भावना के रूप में विकसित हुआ, राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा और नए प्रतीक और चिन्हों, नए गीतों और विचारों के संपर्क हुआ और जो समुदाय थे उनकी सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से हुआ था और हमारे देश में ये राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद की प्रक्रिया किस प्रकार से चली, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों भारत जो है एक उपनिवेश था दूसरे उपनिवेशों की तरह, और उपनिवेश की जो उपनिवेशवादी घटनाएं थीं और उस समय की जो मनोदशाएं थीं, उन्होंने ही आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो है भूमिका तैयार की। क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय अपने यहाँ उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर जो था वो एक जैसा नहीं था। जैसे सामान्य वर्ग पर उनका असर अलग था, किसानों पर अलग था, पूंजीपतियों पर अलग था, नेताओं पर अलग था। तो कुल मिलाकर उपनिवेशवाद की जो समस्या थी या उपनिवेशवाद में लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़े, उनका प्रभाव या असर एक जैसा नहीं था। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो पार्टी थी उसने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, लेकिन इस एकता में टकराव के बिंदु भी थे। और पहले आपने ये भी पढ़ा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो कारण था वो 20वीं सदी से पहले के दशक तक की कहानी आप जान चुके हैं, और हम 1920 के दशक से आगे इस अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और इसने भारत के राष्ट्रवादी जो क्रांति थी उस पर किस प्रकार का असर डाला था। दोस्तों कांग्रेस ने राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए और ये जो आंदोलन थे इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस प्रकार से हिस्सेदारी की, उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है जिसमें 6 अप्रैल 1919 का चित्र है और ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस जो थे वो सामान्य बात थी। अब आइए जानते हैं पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो 1919 के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक भी फैलने लगा। उसमें नए सामाजिक समूह जुड़ते गए और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। सबसे पहली बात ये थी क्या कि उस समय जो था प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की थी और रक्षा व्यय बढ़ गया था। इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में यानी टैक्सेज में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आय कर शुरू किया गया था। युद्ध के दौरान कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई और प्रथम विश्व युद्ध का समयकाल जो था 1914 से 1919 था। दोस्तों 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थीं और इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। जबरन भर्ती का मतलब ये है कि अंग्रेज भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। तो ग्रामीण इलाकों में इससे भी बहुत गुस्सा था। 1918-19 और 1920-21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी और इसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव भी हो गया था। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई थी और 1921 की जनगणना के मुताबिक अकाल, दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे।
दोस्तों, लोगों को ये भी उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक ऐसा नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। तो उस नए नेता का नाम क्या था? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। ये थे MKG मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की जनता का जो है नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। यहाँ पर देखिए, एक चित्र में आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोकावस्ट से गुजर रहे थे और 6 नवंबर 1913 की घटना है। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए थे। दोस्तों, नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ लोहा लेने वाले गांधी जी ने अलग तरह से इस आंदोलन का प्रतिकार किया था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ये सत्याग्रह का मूल विचार था। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना और उसके अंतर्मन को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और सत्याग्रही का ये मानना है कि इस संघर्ष में अंत में सत्य की ही जीत होती है और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार रहे? दोस्तों, कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए सघन सक्रियता होनी चाहिए। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, गांधी जी का मानना था, और सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो अपने शत्रु का विनाश भी नहीं चाहता है और सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया है। गांधी जी जब भारत आए दक्षिण अफ्रीका से तो उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, क्योंकि वहां पर फसल खराब हो गई थी, प्लेग की महामारी फैल गई थी। फिर भी खेड़ा जिले के किसान को लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, फिर भी उनको लगान के लिए विवश किया गया था और गांधी जी चाहते थे कि लगान वसूली में थोड़ी ढील दी जाए। और इसके अलावा वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाया था। तो 3 घटनाएं हैं सत्याग्रह से संबंधित भारत में। 1917 में चंपारण, 1917 में देखिए गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद, और 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों की मदद उन्होंने सत्याग्रह रूपी हथियार के द्वारा ही किया था। रोलट एक्ट, दोस्तों रोलट एक्ट काला कानून के नाम से प्रसिद्ध है। इस कामयाबी से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में रोलट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ये एक तरह से ज्यादती थी। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल के रूप में
शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित और रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अंग्रेजों को डर हो गया था कि कहीं इससे उनका नुकसान न हो जाए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे थे। मार्शल कानून लागू कर दिया गया था और जनरल डायर ने कमान संभाल ली थी। दोस्तों, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और ये एक काला अध्याय कहा जाए अंग्रेजी शासन का था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी एकत्र हुए थे। ये मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर में बाहर से होने के कारण वहां जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियार बंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी और सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। भले ही रौलट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक में ही सीमित था। लेकिन महात्मा गांधी जी पूरे भारत में और ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, जिसको व्यापक जन समर्थन मिले। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है और न ही सफल हो सकता था। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वो दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में हुआ ये कि ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और इस आशय की अफवाह फैली कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत कमेटी यानी खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, जो अली बंधु थे, इनके साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो मामला ये है कि असहयोग ही क्यों? तो अपनी पुस्तक 1909 में जो प्रकाशित हुई थी हिंद स्वराज, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत ब्रिटिश शासन से भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था, और अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटानी चाहिए। सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार या बाइकाट किसी के साथ संपर्क रखने और जोड़ने से इनकार करना और गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद इस्तेमाल करने से इनकार करना है, और आमतौर पर ये विरोध का एक रूप होता है। तो अगर जो लोग इसमें सरकार दमन का रास्ता अपनाए तो व्यापक सविनय अवज्ञा भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। उनको ये डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमत नहीं बन पाएगी।
आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लग गई थी। आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा, तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जुलाई 1922 में। विदेशी कपड़ों को पश्चिम आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था और इनका बहिष्कार किया गया था। दोस्तों, आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन किस तरह से चला, तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के लिए आह्वान स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहरों में इसका क्या अर्थ था, तो शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया और मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने यानी जस्टिस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोकते हैं। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से 57 करोड़ पर आ गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था। और जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा था। कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कुछ कारण थे, जैसे खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले महंगा होता था, गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या हुई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों पर उनका प्रयोग या उनका प्रभाव किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संसाधनों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इसके कारण विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसा था, तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैला। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा था। उन्हें एक एग्रीमेंट या अनुबंध के तहत ले जाया जाता था और इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा और अंग्रेजी में इनको इंडेंटर्ड लेबर कहा जाता था। तो बाबा रामचंद्र अवध में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने आंदोलन का जिम्मा संभाला। उनका आंदोलन तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करना पड़ता था। बेगार का मतलब बिना किसी मजदूरी के काम करना। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का भी फैसला किया था। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथा और दुख दर्द समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थीं और अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिन्हें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था।
1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकेदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया और बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और ही मतलब निकाला। जैसे आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में एक नया उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला और कांग्रेस इस तरह के समर्थन को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगाई थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न जलावन के लिए लकड़ी और फल ही बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके जो परंपरागत अधिकार हैं वो भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर कर दिया तो लोगों ने बगावत कर दिया। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां थीं। वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को तटस्थ स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वो ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। दोस्तों 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। बारदोली सत्याग्रह के नाम से इस आंदोलन को जाना जाता है। ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा और इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति भी मिली। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ये आंदोलन था उस समय एक अलग अलग जो है मोड़ पर या अलग अलग तरीके से चल रहा था। बागानों में स्वराज किस तरह से फैला। दोस्तों महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी अलग समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि उन चार दीवारी से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। और 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और ये इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी का राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्तों में फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। उनके लिए ये एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। देखिए यहाँ गोरखपुर में चौरी चौरा बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया था। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया था। अब आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। असहयोग आंदोलन जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, उसमें हिंसा आ गई, इसलिए गांधी जी ने उस आंदोलन को रोक दिया था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को और भी व्यापक प्रशिक्षण और उनको समझाने की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह जन संघर्षों से थक चुके थे।
वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो तत्व ऐसे थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। पहला कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। 1930 के बाद पूरी तरह से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों की अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना और भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे और इस नई पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आंदोलन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था, लेकिन इस कमेटी में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी लोग अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया था। उनके इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई थी और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेसी नेता जो थे संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था ये दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था। इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया और अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया और प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया था। इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 में हुई और महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने नया रास्ता क्या अपनाया? तो कुल मिलाकर गांधी जी ने चेतावनी के तौर पर देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उन्होंने लिया और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था और इनमें से कुछ सामान्य मांगें थी, लेकिन कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक का जो कर था उसको ख़त्म करने की थी। नमक को अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारादारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से वापस लेने के लिए कहा और इसे एक दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का ये पत्र एक अल्टीमेटम या चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी और गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक रोज़ लगातार 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उनको
सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया और ये कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले अलग था। इस बारे में लोगों ने केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानें की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी भरने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे और बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे थे। यहाँ पर देखिए दांडी मार्च, नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए थे। दोस्तों, ये जो घटनाएं थी इनसे औपनिवेशिक सरकार चिंतित हो गई और कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगे। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्थित साथी अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। ये वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू किया है। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे और भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। मुद्दा ये है कि लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया था। दोस्तों, सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया था, उनके आदर्श क्या थे और स्वराज के उनके लिए क्या मायने थे। गांव में जो संपन्न किसान समुदाय थे, जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उसके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। गरीब किसान केवल लगान की कमी नहीं चाहते थे, उनमें बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लगी। छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना मुश्किल हो गया था और वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेसों के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय विदेशियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। वे ताकतवर हो चुके थे।
अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया, जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस यानी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदी नहीं होगी। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के नागपुर के अलावा और कहीं बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब कार्यस्थलों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खदानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी अपने जो कांग्रेस थी वो अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी और कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर हो जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें फूट पड़ेंगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलनों में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया और नमक बनाया था। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की थी। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थी। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब ये नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह नहीं दिया गया था। सविनय अवज्ञा की कुछ सीमाएं भी रहीं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित वो कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता या छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बनाया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता जो थे अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। दलितों ने खुद को संगठित किया। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात की, जहां से वे विधायी पार्षदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में ये बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन बहुत ही मजबूत थे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता, महत्वपूर्ण नेता थे। 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर सवाल। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से
समाज में उनकी एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ेगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, उनको प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खासा उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों को काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव भी हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। और लेकिन मुस्लिम लीग ने नेताओं में एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इन समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे और उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की स्थिति और पहचान खो जाएगी। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर मांग किया और उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का समर्थन किया। सामूहिक अपनेपन का भाव क्या है? यहाँ पर देखिए, ये चित्र है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। चित्र के चारों ओर दीवारों पर धर्मों के मंदिर, चर्च, मस्जिद जो हैं वो चित्रित किए गए हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जब लोगों के बीच लगाव होता है, अपने राष्ट्र के बीच लगाव होता है, वो एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढने लगती हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों में, भाषाओं में संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? सामूहिक अपनेपन की ये भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी और इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास और साहित्य, लोक कलाएं और गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में योगदान दिया था। यहाँ पर देखिए, 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। दोस्तों, राष्ट्र की पहचान किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। भारत माता की छवि बनने लगी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में मातृभूमि को स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। उन्होंने उसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। ये गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के तौर पर दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा तो विभिन्न कलाकार ये तस्वीर बनाने लगी तो भारत माँ की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। यह मातृ छवि के प्रति श्रद्धा के राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा था। राष्ट्रवाद का विचार जो था भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ था।
19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। वे लोक गीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे और उनका मानना था कि यही कहानी हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों से प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू का एक लोकप्रिय चित्र है। इसमें ये भारत माता के नक्शे को अपने हृदय के पास रखे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का यह विचार लोगों की कल्पना में बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, लोक कथाएं और लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया था मद्रास में नटेशा शास्त्री ने। द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य में होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं को विशिष्ट अभिव्यक्ति होती हैं। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ प्रतीकों और चिन्हों का सहारा लिया। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये तिरंगा था, सफ़ेद, हरा और लाल। इसके मध्य गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का प्रतीक था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी तक आते आते बहुत सारे भारतीय ये महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए और उन्होंने ऐसा किया भी। भारत के लोग अपने महान उपलब्धियों की खोज करने लगे और उनका कहना था कि एक ऐसा महान युग था जिसके पतन के बाद भारत को गुलाम बना लिया गया और लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों में कुछ समस्याएं थी। जिन अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वो हिंदुओं का अतीत था, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वो हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदायों को लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष क्या है दोस्तों? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझे संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, लेकिन इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग जो थे उनकी अलग अलग आकांक्षाएं थी और उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थीं। इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इनका हल ढूंढने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि समूह की मांग के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर के छूने के बावजूद भी बिखराव और आंतरिक टकराव आ जाते थे। जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सी आवाज़ों का पुंज था। यहाँ पर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में औरतों का एक जुलूस दिखाया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया और इसके परिणामस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। इसमें उन्होंने अंग्रेजों से पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया। 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता के प्रतीकों भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया और इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान से देश में अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप्प कर दिया गया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। ये आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान, हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं को सक्रिय भागीदारी भी दी गई। इसमें जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगिनी हजारा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थीं। अंग्रेजों ने अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से भी अधिक का समय
लग गया था। तो दोस्तों ये था आज का अध्याय 10वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में ये जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया थी वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से किस प्रकार प्रभावित थी उनका भी वर्णन इसमें किया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।